दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। ये आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, या जो कॉग्निटिव स्टेजेज हैं, ये 4 स्टेजेज हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये होम साइंस से रिलेटेड, फिर TGT, PGT, LT, नेट JRF या फिर ICR, किसी भी होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो ये इसके लिए हेल्पफुल रहेंगी। इनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो पियाजे की जो कॉग्निटिव थ्योरी है इसमें क्या बताया है और क्या कहना चाहते हैं। और जब हम बात करते हैं होम साइंस में चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो पियाजे की जो थ्योरी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको होम साइंस का अगर हम कोई भी एग्ज़ाम की बात करें तो वो हर एग्ज़ाम में पियाजे से रिलेटेड थ्योरी के बारे में पूछा जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछें। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं तो यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको चैनल पे जाने में आसानी रहेगी। तो हम पढ़ेंगे जीन पियाजे की जो स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो थ्योरी है उसमें कितनी स्टेजेज हैं। तो उससे पहले अगर हम उनकी थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कॉग्निशन क्या है, या फिर कॉग्निटिव जो वर्ड है उसका सिंपल मीनिंग क्या है। और अगर जब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जब हम पूरा अगर हम पढ़ रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, कैसे है, क्या क्या स्टेजेस हैं, तो उसमें ये पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी अपना अलग ही रोल प्ले करती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो कॉग्निटिव मीन्स मेंटल एबिलिटीज़, क्योंकि जब कॉग्निटिव हमने कहाँ से पढ़ा है कि 0 बाई बर्थ से स्टार्ट होके 11+ ईयर तक की एज ग्रुप दिया है। इसमें कई सारी स्टेजेस में ये डिवाइडेड है। तो मीन्स जो 11 साल तक जब बच्चा जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है उसमें ये थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और हमने पढ़ा भी है कि 0 to 5 ईयर्स में बच्चों का जो है ब्रेन डेवलपमेंट होता है। उसके बाद उनमें हाइपोथेटिकल रीजनिंग आती है, कंक्रीट रीजनिंग और ये सब एक्टिविटीज़ वो सीखने लगता है। तो कॉग्निशन मीन्स जो भी मेंटल डेवलपमेंट है, बच्चा चीज़ें कैसे समझता है, उन पर रिएक्ट कैसे करता है, या फिर जो भी वो अपने थ्रू माइंड, वो अपने माइंड में क्या कैसे इमेजेस बनाता है, कैसे चीज़ों को समझता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी मेमोरी क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं ये रिलेटेड होती हैं कॉग्निटिव से, या हम बोल सकते हैं कॉग्निशन से। जो मानसिक क्षमताएं हैं इसको हम बोल सकते हैं कॉग्निशन मीन्स जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेमोरी पावर क्या है, थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है, बच्चा कैसे नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहा है, कैसे चीज़ों के बारे में वो अपने कॉन्सेप्ट्स बना के चीज़ों को समझ रहा है। तो ये सब आता है कॉग्निशन में। उसके बाद अगर हम एक ओवरव्यू की बात करें तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, जिन जो पियाजे की थ्योरी है उसमें सबसे पहले जो पियाजे की थ्योरी में है उसमें हम स्टेजेस पढ़ेंगे, जो कि 4 स्टेजेज हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड में हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस। हमने यहाँ पे पढ़ी कॉग्निटिव स्टेजेज कितनी हैं, 4। और इन स्टेजेज में क्या क्या मेंटल चेंजमेंट हो रहे हैं, क्या क्या मेंटल एबिलिटीज़ बच्चा सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस। तो स्कीमा है, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है, इक्विलिब्रियम है, ये हैं कॉग्निटिव प्रोसेस जिनके थ्रू बच्चा कुछ सीख रहा है। उसके बाद थर्ड आता है इम्प्लीकेशन फॉर टीचर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि टीचर जो है वो बच्चे को कैसे समझा रहा है। अगर बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है तो उसको उसी के तरीके से समझाना जैसे बच्चे समझता है। तो ये सब है इम्प्लीकेशन फॉर टीचर्स, कि टीचर जो है बच्चे को कैसे चीज़ें समझा रहा है, कैसे चीज़ें सिखा रहा है। तो ये एक ओवरव्यू है, तो इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बनाए हैं इसमें, से आपको समझने में भी आसानी रहे और बहुत ज़्यादा आपको थ्योरी भी नहीं पढ़ना पड़े। और इस पूरी वीडियो में एक स्टोरी के थ्रू हम ये पूरा जो ये इसकी थ्योरी है ये पूरी हम इसको एक वीडियो के फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं स्टोरी के फॉर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस दी हैं, उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। कौन कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इनका यहाँ पे दे रखा है ईयर। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस 11 से प्लस एडल्टहुड। तो ये इनके 4 स्टेजेस हैं। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि जो ये फर्स्ट स्टेज है इसमें कुछ सब स्टेजेज हैं। तो टोटल फर्स्ट स्टेज में 6 सब स्टेजेज हैं, बाकी सारी स्टेजेस सिंगल हैं। तो हमको जब हम फर्स्ट स्टेज पढ़ेंगे सेंसरी मोटर स्टेज,
यह देखो यहाँ पे नाम से ही क्लियर है, सेंस और मोटर। जहाँ पे सेंस और मोटर मीन्स सेंसेस को और बच्चा जो एक्टिविटीज़ को एक साथ कंबाइन करना सीखता है या इनके बारे में जानता है, और इनको बच्चा कैसे जानता है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और उनको 6 सब स्टेजेस के फॉर्म में डिस्कस किया है। तो हम देखते हैं कि ये 6 सब स्टेजेस क्या हैं, और हमारा जो पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, या इसके हम बोल सकते हैं कि क्या मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे हम इसको समझें। तो सबसे पहले क्या है, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से 2 साल की है। बेबीज एज दिस स्टेज ऑर्गेनाइज देयर फिजिकल एक्शन स्कीम सच एज सकिंग, ग्रास्पिंग एंड हिटिंग। अगर हम बात करें सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल का बच्चा है, उसमें सकिंग, ग्रास्पिंग और हिटिंग ये कुछ रिफ्लेक्सेस हैं। तो उसमें हम बोल सकते हैं जो सकिंग है ये बाई बर्थ प्रेजेंट होता है, उसके बाद ग्रास्पिंग और हिटिंग बच्चा जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे सीखते जाता है। उसके बाद क्या दिया है कि पियाजे ने डेवलप किया है दिस फर्स्ट स्टेज को इनटू 6 सब स्टेजेज। तो इन 6 सब स्टेजेस के बारे में हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और बिल्कुल सिंपल में पढ़ेंगे। हमने साथ में एक, यहाँ अगर आपको याद हो तो एक थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी। तो इसमें हमने जो आसपास हमारा सिस्टम है या एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमने बात की है। तो उसमें हमने जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें हमने बात की है कि प्राइमरी सिस्टम उसको बोलते हैं। तो सेम वही स्टेज है। तो हमने जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी की बात करें तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दी है, ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और यही अगर हम बात करें इकोलॉजिकल सिस्टम में जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सिस्टम। तो सेम वही यहाँ से अगर रिलेट करें तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको हम प्राइमरी स्टेज, या हम बोल सकते हैं कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है तो प्राइमरी डेवलपमेंट जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दी है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 6 सब स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो स्टेज 1 सबसे पहले क्या है, बर्थ से 1 मंथ की है, तो इसको हम बोलते हैं यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस। तो हमने अभी पढ़ा कि जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें सकिंग रिफ्लेक्स उसमें पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही अगर उसके लिप्स पे कुछ आता है वो चीज़ें सक करना स्टार्ट कर देता है। तो सेम यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस, यहाँ पे बच्चा जो है अपने रिफ्लेक्सेस को यूज़ करना सीखता है। जैसे सकिंग है, किसी चीज़ को देखा है देखेगा फिर उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उस पर चीज़ों पे हाथ मारेगा, पैर मारेगा। छोटा बच्चा है तो क्या करता है, हाथ पैर तो चलाता है, तो वहाँ से हिट करना, किक करना, चीज़ों को उठाना, यही सब सीखेगा। सब पैसा फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सिंपल है, जिसको हम देखते आ रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ते चले आ रहे हैं कि सकिंग रिफ्लेक्स बाई बर्थ प्रेजेंट होता है। अरे तो ये भी रिफ्लेक्स है, एक रिफ्लेक्स है, बच्चा इसको यूज़ करना सीखता है। तो यही सब बताया है पियाजे ने। और अगर चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छे से पढ़ना है तो आसपास जो आपके यहाँ बच्चे हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट बिल्कुल अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में क्या है, बच्चा अपने जो रिफ्लेक्सेस हैं उनको यूज़ कर रहा है और अपने आसपास जो उसका आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें वो कैसे तालमेल बिठा सकता है, इस पे वो सीखता है। उसके बाद आती है सेकेंड स्टेज। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। पहले था यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की, तो जो कि 1 मंथ से 4 मंथ है, इसमें क्या हो रहा है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तो हमने अभी पढ़ा था कि इकोलॉजिकल सिस्टम में जो बच्चे के आसपास का जो सिस्टम है, जो फर्स्ट सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। तो सेम यहाँ पे बच्चे के जो वो रिफ्लेक्स यूज़ कर रहा है, रिफ्लेक्स यूज़ करने के साथ साथ जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें जो वो एक्टिविटीज़ करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। जैसे बच्चे को जब छोटा होता है उसको झूले में लटा दिया, उसके ऊपर से उसमें कुछ हैंगिंग टॉयज लगा दिया कुछ, तो बच्चे ने एक बार हाथ हिट किया तो उसको अगर टॉय में हाथ लग गया या एक्सीडेंटली उसने गलती से अपना हाथ अगर मुंह में रख लिया तो वो शक करना स्टार्ट कर देता है। तो यही जो प्राइमरी रिएक्शन जो बच्चे अपने आप से करता है, खुद से ही सीखता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। उसके बाद आती है थर्ड स्टेज जो कि है 4 से 10 मंथ तक। ये क्या है, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। मीन्स जो बच्चा प्राइमरी रिएक्शन कर रहा था उससे जो अपने ही शरीर से रिलेटेड था, जैसे उसने हाथ मुंह में रखा तो सकिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वहाँ से इस चीज़ को वो बार बार प्रैक्टिस करेगा। फिर आसपास की चीज़ों में हाथ मारेगा, उसको एंजॉयमेंट मिलेगा। आसपास की चीज़ों से वो जब रिएक्शन या आसपास की चीज़ों से जब वो तालमेल बिठाना शुरू करता है तो ये आ जाता है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन। तो यहाँ पे हो गए 3 स्टेजेस। सबसे पहले स्टेज में रिफ्लेक्सेस को यूज़ करना बच्चा सीखता है कि उसके क्या क्या रिफ्लेक्सेस हैं। उसके बाद वो अपनी बॉडी में ही वो रिफ्लेक्सेस ट्राई करता है, जैसे हाथ मुंह में चला गया
तो उसके बाद वो आसपास का, फिर थर्ड स्टेज में आसपास का जो उसके एनवायरनमेंट है वहाँ से तालमेल बिठाना। तो 3 स्टेजेस हो गई और ये हिंदी में है, हिंदी में भी आप देख लीजिएगा। और जो क्वेश्चन है आपके लिए वो है जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है ये किसने दिया था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट आती है स्टेज नंबर 4। स्टेज 4 कब से है? 10 से 12 महीने तक की स्टेज है। यहाँ पे क्या दिया है? कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम। सेकेंडरी स्कीम जो भी हमने सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन पढ़ा उसी को थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया, बना दिया 4th स्टेज की कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम। इसमें क्या है, जो बच्चा जो का अभी तक जो बच्चा काम कर रहा था उसको थोड़ा सा और डिफ्रेंशिएटेड, थोड़ा सा और बच्चा उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। और यहाँ पे 2 स्कीम्स को एक साथ वो ट्राई करने की कोशिश करता है। जैसे एक हाथ उसने कुछ सामान देखा तो वो सामान को देखने के साथ साथ पकड़ने की कोशिश करेगा। यहाँ पे वो 2 काम कर रहा है, एक तो अपने आँखों से वो जो भी सामान उसने देखा है वो देख रहा है और अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हमने पढ़ा है ना क्रॉलिंग स्टेज में, जब बच्चा 8 to 9 मंथ का होता है वो चीज़ों को ग्रास्प करना सीखता है। तो ये वही स्टेज है जहाँ पे बच्चा चीज़ों को देखता है, सामान को देखता है और उसको पकड़ने की कोशिश करता है। ये है हमारा सेकेंडरी स्कीम, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा, 5th स्टेज आ जाती है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, अब यहाँ पे क्या था, बच्चे ने सामान देखा, उसको पकड़ने जा रहा है, अब बीच में उसको कुछ हडल्स आ रही हैं या बीच में उसको कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत को ओवरकम करके या दिक्कत से कुछ दूसरा तरीका अपना के सामान को उठाएगा। तो ये है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, मीन्स जहाँ पे बच्चा जो है वो एक्सपेरिमेंट करता है, वो डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करता है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऑब्जर्व करना, उसको शॉर्ट आउट करना, ये सब बच्चा इसमें 5th स्टेज में करने लगता है। उसके बाद क्या है 6th स्टेज, 18 महीने से 2 साल, द बिगिनिंग ऑफ थॉट्स। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो सेंसरी मोटर स्टेज है इसको हम ऑब्जेक्ट परमानेंसी वाली स्टेज भी बोलते हैं। तो 2 ईयर मीन्स 2 ईयर के ख़त्म होते होते बच्चों में थॉट प्रोसेस बिगिन हो जाती है। तो हमने ये 6 सब स्टेजेस पढ़ी हैं। अगर अब हम बात करें सेंसरी मोटर स्टेज की कुछ अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो क्या हैं, जो हिंदी में हैं, तो आप इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा। स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6। अगर हम देखें सेंसरी मोटर स्टेज के कुछ अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है, हमने अभी पढ़ा था सेंसेस को यूज़ करना। तो सेंसेस आर टीचर, हमने क्या पढ़ा है, सेंसरी मोटर, सेंस और मोटर दोनों सेंसेस और मोटर एक्टिविटी को मिला के जो एक्सपीरियंस आता है उसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर एक्टिविटी। तो यहाँ पे बच्चा कैसे सीखता है, सेंसेस के थ्रू सीख रहा है। जो उसके सेंस हैं, वो किसी चीज़ को उसने टच किया तो उसने अपना जो उसके बाद उसने रिफ्लेक्स एक्शन दिए, अगर उसके मुंह में कुछ चला गया उसने सकिंग एक्शन दिया। तो यहाँ पे बच्चा अपने सेंस के थ्रू सीख रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन हमने अभी पढ़ा, जैसे बच्चे को झूले में लटाया, उसके ऊपर उसने कोई खिलौना हैंगिंग टॉय लगा दिया कुछ भी, और बच्चे ने उसमें हाथ पैर मारा तो उसको अच्छा लगा, फिर वो देखेगा उसको, उसने एक बार उसने हाथ मारा, उसने देखा कि उसमें मूवमेंट हुआ तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद वो वही चीज़ें इमिटेट करेगा बार बार, फिर वो बार बार उसी जो उसका खिलौना है उसमें हाथ मारेगा या पैर मारेगा, फिर वहाँ से उसको जब खिलौना हिल रहा है तब उसको अच्छा लग रहा है, तो वो बिहेवियर वो है वो इमिटेट करने लग रहा है। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, जो कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो सेंसरी मोटर स्टेज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंसी। मीन्स बच्चे को यहाँ पे लगता है कि जो चीज़ वो देख रहा है वो सबको देख रहा है। यहाँ पे 2 स्टेजेस होती हैं इसमें। तो पहले बच्चे को जैसे कुछ दिखाया, बच्चा खेल रहा था, उसके बाद उसको अगर दिखाया, कुछ सामान दिखाया, उसके बाद बच्चे ने सामान देखा, जब तक वो सामान देख रहा है उसके माइंड में है, उसके बाद सामान हटा के अलग रख दिया तो बच्चा भूल जाता है। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट परमानेंसी की स्टेज में नहीं आया है। उसके बाद जब 2 साल के लास्ट स्टेज तक आते आते बच्चे को कुछ सामान दिखाया, उसके बाद सामान हटा के रख दिया, पर उसको पता है कि हाँ ये सामान था और उसके माइंड में वो एक इमेज फॉर्मेशन हो चुका है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी। तो ये हिंदी में है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज कब से है, 2 से 7 साल। तो हमने पढ़ा है कि 6 ईयर तक की स्टेज को हम चाइल्डहुड या प्री स्कूल स्टेज बोलते हैं, तो इसको प्री चाइल्डहुड, और ये ट्वाई एज भी बोलते हैं इसको। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के हम कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज को और क्या नाम हम दे सकते हैं, तो प्री चाइल्डहुड या प्री स्कूल चिल्ड्रेन, ट्वाई एज
ये सब और भी इसके नाम हो सकते हैं। यहाँ पे फिर क्या आ जाता है, ऑपरेट मेंटल प्रोसेस, क्योंकि जब 6 साल का बच्चा है वो मेंटली कुछ कुछ चीज़ें वो सोचने समझने लगता है। तो यहाँ से ये है ना ऑपरेशनल स्टेज, तो यहाँ से बच्चा जो अपनी थिंकिंग प्रोसेस है उस पर काम करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग मीन्स सेल्फ रीजनिंग, इलॉजिकल रीजनिंग मीन्स बच्चे को अगर कुछ बताया तो वो उसमें, छोटे बच्चे देखो ना अपने ही कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं कि उनको जिस चीज़ से समझ में आए। वो कभी कभी इलॉजिकल बातें करते हैं जिनका कोई सेंस नहीं होता है, बट वो उससे अपनी चीज़ों को, अपने थॉट प्रोसेस को वो समझते हैं। तो बच्चे जो अजीब अजीब से लॉजिक लगाते हैं बातों में, हम जिनको बोल सकते हैं कि दकियानुसी बातें, या उनका कोई मीनिंग ही नहीं है, कभी कुछ भी लॉजिक लगा के वो चीज़ों को समझते हैं। तो ये रीजनिंग जो है, ये थिंकिंग बच्चों में आने लगती है। फिर क्या है, क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। 2 to 7 ईयर में बच्चा लैंग्वेज सीखता है, वो प्रॉपर बोलना सीखता है, और वहाँ पे उसने सेंटेंस फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें सीखता है। और ये स्टेज जो है, हम बोलें अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो ये क्रूशियल पीरियड है, यहाँ पे बच्चा प्रॉपर लैंग्वेज सीखता है। उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी, यहाँ पे बच्चे में थॉट प्रोसेस तो आ गई, बट अगर उसने एक छोटा ग्लास था, इसमें पानी दे दिया, और सेम ये चौड़ा ग्लास है, इसमें 1 लीटर पानी आ रहा है, और सेम यही 1 लीटर पानी इस ग्लास में आ रहा है, बट ये पतला ग्लास है, तो ये बच्चा रिवर्स नहीं कर पाएगा कि ये फॉर्म चेंज हुआ, तो उसको लगेगा कि जो ये ग्लास है इसमें पानी ज़्यादा आ रहा है, और ये ग्लास है इसमें पानी कम आ रहा है। तो बच्चे जो ये थॉट प्रोसेस है इसको इरिवर्सिबल नहीं कर पाते हैं, या उसको रिवर्स नहीं कर पाते हैं। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स बच्चा जो है वो अपने बारे में ही सोचता है यहाँ पे। और ये ईगोसेंट्रिज्म देखो, यहाँ पे हमने एक वर्ड पढ़ा है अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज में, इसको आप याद रखना, ये वर्ड हम एक बार और पढ़ेंगे। वर्ड का मीनिंग सेम है, बट ये स्टेज के अकॉर्डिंग उसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी हम पढ़ते हैं ईगोसेंट्रिज्म। अगर हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की हम बात करें तो यहाँ पे इरिवर्सिबिलिटी हो गया, ईगोसेंट्रिज्म हो गया, एनिमिज्म हो गया, ये कुछ टर्म्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स बच्चे को लगता है कि जो वो सोच रहा है सारी दुनिया वही सोच रही है। मीन्स हम उसको बोल सकते हैं उस वाले एक गाने से, जैसे तू ही मेरी दुनिया जहाँ रे। मीन्स जो भी बच्चे ने, उसको लगता है कि जो वो सोच रहा है सेम वही सारी दुनिया सोच रही है, इसको बोलते हैं ईगोसेंट्रिज्म। एनिमिज्म मीन्स कि लिविंग थिंग्स क्या है, यहाँ से वो कॉन्सेप्ट आता है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, उसको बोलते हैं एनिमिज्म। तो हिंदी में है, हिंदी में भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट थर्ड स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ पे मेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन मीन्स इरिवर्सिबिलिटी है, बच्चा थॉट्स को रिवर्स नहीं कर पा रहा है, दो थॉट्स को एक साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं कंक्रीट, जहाँ पे बच्चा, हम कंक्रीट मतलब मूर्त है ना, या फिर जो चीज़ें हम सामने देखते हैं उनको हम प्रोसेस कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट। तो यहाँ पे जो ऑपरेशनल स्टेज है, बच्चे इनको प्रोसेस कर पा रहे हैं, जो भी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं बच्चे इनको प्रोसेस कर पा रहे हैं। और ये स्टेज कब है, 7 से 11। तो 7 से 11 में कौन सा स्टेज क्या बोल सकते हैं, और लेटर चाइल्डहुड या प्री गैंग एज, यहाँ से बच्चे अपना पीयर्स ग्रुप फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं ना, स्कूल में होते हैं, दोस्त बनाने लगते हैं, तो ये प्री गैंग एज स्टेज हो जाएगी। स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग या कंक्रीट ऑपरेशन, इसके पहले अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि जो बच्चा है वो अपने ही अकॉर्डिंग अपने लॉजिक बनाता है, उनका कोई मीनिंग नहीं है। और यहाँ से अगर कंक्रीट ऑपरेशनल की हम बात करें तो यहाँ पे बच्चा जो कॉन्सेप्ट्स बना रहा है उनमें कुछ लॉजिक थिंकिंग लगा रहा है। कॉन्क्रीट ऑपरेशंस है मीन्स लॉजिकली जो उसके माइंड में जो थिंकिंग आ रही है, कुछ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस आ रहे हैं, तो उनको वो जो एक पॉसिबल वे में उसको प्रोसेस कर रहा है, उसमें अगर कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग है, तो वो प्रॉपर तरीके से उनको समझ पा रहा है। उसके बाद आता है रिवर्सिबिलिटी डेवलप, रिवर्सिबिलिटी या फिर ट्रांजिटिविटी मीन्स यहाँ पे अगर ये एक चौड़ा ग्लास दे दिया, उसमें 1 लीटर पानी दे दिया, वही एक लंबा सकरा सा ग्लास दे दिया, इसमें भी 1 लीटर पानी दे दिया, तो बच्चा यहाँ पे रिवर्स कर पाएगा कि वॉल्यूम तो उतना ही आ रहा है दोनों ग्लास में, बस इनका शेप चेंज है। और शेप चेंज करने की मतलब ये नहीं है कि इनमें जो वॉल्यूम है या जो एरिया कवर कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। तो बच्चे में ये प्रोसेस यहाँ से आना स्टार्ट हो जाता है कि अगर शेप चेंज कर रहे हैं ग्लास का, तो इससे बहुत ज़्यादा उसके वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। 1 लीटर पानी इसमें भी आ रहा था और 1 लीटर पानी इसमें भी आ जा रहा है।
उसके बाद क्लासिफिकेशन या सीरिएशन, बच्चा जहाँ पे चीज़ों को क्लासिफाई कर लेगा, उनको सीरीज़ में लगा लेगा। जैसे बहुत सारे ऐसे सर्कल दे दिए अलग अलग कलर के, बहुत सारे ट्रायंगल्स या ज्योमेट्रिकल फिगर कुछ दे दिए अलग अलग कलर के, तो जो बच्चा है इनको अलग अलग सर्कल्स को अलग क्लासीफाई कर लेगा, ट्रायंगल्स को अलग क्लासीफाई कर लेगा। बट ये यहाँ पे भी एक चीज़ है कि एक ही एस्पेक्ट पे फोकस कर पाएंगे, या फिर आप इनको बोलो सर्कल्स अलग कर लें, या फिर इनको बोलो ट्रायंगल अलग कर लें। अब ये 4 सर्कल थे, चारों में अलग अलग कलर हैं, 4 ट्रायंगल्स दे दिए, चारों के अलग अलग कलर हैं। तो अगर उनको एक साथ बोलो कि एक कलर वाले सर्कल एक साइड रखो, एक कलर वाले ट्रायंगल एक साइड रखो, और जो सेम कलर वाले हैं उनको एक साथ रखो, तो इतना वो नहीं कर पाएंगे। सर्कल अलग कर लेंगे, ट्रायंगल अलग कर लेंगे, या फिर उनको बोलो कि कलर के अकॉर्डिंग अलग करें, तो वो कलर के अकॉर्डिंग अलग कर लेंगे। मीन्स एक एस्पेक्ट पे यहाँ पे वो फोकस कर पाएंगे। इनको सीरीज़ में जैसे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं या नंबर्स दे रखे हैं, तो वो सीरीज़ में बना लेंगे। मीन्स एक एस्पेक्ट पे यहाँ पे बच्चा अच्छे से फोकस करने लगता है। और हमने अभी यहाँ से पढ़ा रिवर्सिबिलिटी मीन्स कंजर्वेशन। यहाँ पे चाइल्ड जो बच्चा है वो समझने लगता है कि अगर क्वांटिटी, एरिया, वॉल्यूम, ये सब अगर हम किसी चीज़ का फॉर्म, शेप या साइज़ चेंज कर रहे हैं, तो उनसे जो यहाँ वो जो एरिया कवर कर रहे हैं या उनका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चा जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, एक एस्पेक्ट पे फोकस करने वाली जो चीज़ें हैं या जो एक एस्पेक्ट पे फोकस करने वाले जो मेंटल प्रोसेस हैं, बच्चा उस पर काम करने लगता है। नेक्स्ट स्टेज आता है 4th। ठीक है, 4th में हमने पढ़ा है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में 11 प्लस एडल्टहुड एज के लिए है। उसके बाद यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, बच्चा यहाँ पे अलग अलग तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से सोचने लगता है, और इस एज को गैंग एज भी कहते हैं। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स बच्चे को हमने इसके पहले में हम इंडक्टिव रीजनिंग, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको कुछ समझाना है तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। ये फॉर्मल स्टेज में बच्चे को अगर हम डायरेक्ट डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू अगर कुछ चीज़ बताते हैं तो वो समझ सकता है। यहाँ पे मीन्स ज़रूरी नहीं कि सिंपल से फिर हार्ड की तरफ जाएं, कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, तो यहाँ पे डायरेक्ट चीज़ें बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद एडोसल्ट ईगोसेंट्रिज्म, हमने अभी ईगोसेंट्रिज्म कौन से स्टेज में पढ़ा था ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। पीछे वीडियो नहीं देखनी है, आपको कितना याद है कि आपने 2nd स्टेज में पढ़ा था या 3rd स्टेज में पढ़ा था, तो ये आपको आंसर करना है, क्योंकि हमने वहीं पे डिस्कस किया था कि ये ईगोसेंट्रिज्म वर्ड 2nd टाइम हम बीसी थ्योरी में पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट टाइम 2nd स्टेज में पढ़ा है या 3rd स्टेज में पढ़ा है, ये आपको आंसर करना है। तो आपके पास क्वेश्चन हो गए 2, एक तो जो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी है वो किसने दिया है, और ये ईगोसेंट्रिज्म कौन से स्टेज की मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ये 4th को छोड़ के हमने 2nd या 3rd स्टेज में कहीं पे पढ़ा है, तो कहाँ पे पढ़ा है वो आपको बताना है। ये हमने पढ़ा यहाँ पे एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म मीन्स यहाँ पे जो ये हैं बच्चे जो हैं वो एडल्ट हो रहे हैं, वयस्क हो रहे हैं, और यहाँ पे भी इनका वही कंडीशन है, इसको हम बोल सकते हैं तनाव और तूफान की अवस्था। तो इसी अवस्था में होते हैं ना तनाव और तूफान, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज में। तो यहाँ पे भी जो एडल्ट हैं ये अपनी, हम इसको अगर हम एरिक एरिक्सन की थ्योरी से कंपेयर करें यहाँ इस स्टेज को, तो उनके एडल्ट एज में क्या है, रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। तो वहाँ पे भी जो एडल्ट हैं वो अपनी आइडेंटिटी बनाने में, अपने ही रोल में बिजी रहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी है, एडल्ट अपने ही रोल में, अपने ही आइडेंटिटी में वो बिजी रहते हैं। तो उनके लिए भी वही कि मीन्स जो वो सोच रहे हैं, ठीक है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपने रोल के बारे में सोच रहे हैं। उसके बाद क्या है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स यहाँ पे हाइपोथेटिकली चीज़ों को, जो एडल्ट्स हैं, क्योंकि एडल्ट हो गए हैं यहाँ तक आते आते एडल्ट एज में आ गए हैं, तो यहाँ पे जो एडल्ट हैं वो चीज़ों को हाइपोथेटिकली मीन्स उनके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और क्या क्या उसमें पॉसिबल वेज हो सकते हैं, इन सबको हाइपोथेटिकली चीज़ों को समझने लगते हैं। तो ये हो गई चारों स्टेज। उसके बाद में यहाँ पे हम देखें, हमने इसमें पढ़ा था ना कि और कुछ वर्ड्स हैं, स्कीमाज हैं, जैसे एसिमुलेशन, एकोमोडेशन। उसके बाद है एक वर्ड है स्कीमा, और स्कीमा इस थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट वर्ड है। स्कीमा मीन्स जो इन्फॉर्मेशन बच्चा अपने माइंड में बिल्टअप कर रहा है या छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में वो फिल कर रहा है, इसको बोलते हैं स्कीमा। और उसके बाद वो जो इन्फॉर्मेशन को लेके उस पर क्या एक्शन कर रहा है, उस नॉलेज को वो कैसे ऑर्गेनाइज कर रहा है, कैसे वो समझ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्कीमा। और स्कीमा के बाद इसमें
पियाजे ने टर्म दिए हैं ना कीवर्ड्स कुछ, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। तो जब तक बच्चे को स्कीमा नहीं पता होगा, मीन्स बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, जब तक बच्चा स्कीमा या स्कीमा को सिंपली हम बोल सकते हैं स्कीम, जब तक बच्चे को स्कीमा या स्कीम के बारे में नहीं पता होगा तब तक वो एसिमिलेशन, एकोमोडेशन नहीं समझ पाएगा। तो स्कीमा मीन्स जो इन्फॉर्मेशन के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, या हम बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन जो बच्चा अपने माइंड में फिलअप कर रहा है, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे यूज़ करना है, इसको बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा के बाद आता है दो टर्म, एक तो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये इम्पॉर्टेंट है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की अगर हम बात करें, एसिमिलेशन मीन्स जैसे कोई बच्चा था, उसने एक एरोप्लेन ऊपर उड़ते हुए देखा, ये बच्चा है, ठीक है, इसने ये एरोप्लेन उड़ते हुए देखा। उसके बाद तो उसने, उसकी मम्मा ने या उसके पेरेंट्स ने उसको बताया कि ये एरोप्लेन है जो हवा में उड़ता है और इसके इसमें दो पंख लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने देखा, उसने बच्चे ने देखा कि एक चिड़िया उड़ रही है, उसके भी दो पंख हैं लेकिन वो एरोप्लेन जैसी नहीं है, पर उड़ तो रही है। तो ये एरोप्लेन उड़ रहा है, उसने फर्स्ट टाइम देखा, तो ये उसके लिए नई इन्फॉर्मेशन थी कि एरोप्लेन है, ये उड़ता है। बच्चे ने देखा कि एरोप्लेन है, ये उड़ रहा है, ये उसके लिए नई इन्फॉर्मेशन है। अब जब नई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन्स बच्चा अगर कोई भी नई चीज़ सीख रहा है, उसको नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। उसके बाद उसने नेक्स्ट डे देखा कि चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रही है, उसको नया, जब तक उसको सिर्फ एरोप्लेन के बारे में पता था, उसका नॉलेज बैलेंस था कि एरोप्लेन है, वो ऊपर आसमान में उड़ता है, उसका नॉलेज इक्विलिब्रियम स्टेज में था। अब उसने नेक्स्ट डे देखा, चिड़िया उड़ते हुए देखा, ये उसके लिए नई सिचुएशन थी। उसके बाद कौन सी स्टेज आ गई, डिसइक्विलिब्रियम, कि उसने पहले तो सिर्फ उसने एरोप्लेन देखा था उड़ते हुए जो कि उड़ता है, उसके बाद उसने चिड़िया देखी, उसका जो नॉलेज था पहले से एसिमिलेटेड नॉलेज था, वो बैलेंस, उसमें जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हुआ। एक नई सिचुएशन भी उसको देखने को मिली कि एरोप्लेन के साथ साथ चिड़िया भी उड़ती है जो कि एरोप्लेन जैसी नहीं है। फिर उसमें डिसइक्विलिब्रियम आया। फिर एकोमोडेशन में उसने क्या किया, उसने फिर दोनों में अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन किया कि हाँ एरोप्लेन ऐसे उड़ता है और ये चिड़िया है, चिड़िया ऐसे उड़ती है। उसके बाद उसने दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो जो इन्फॉर्मेशन पहले से एग्जिस्टेड है उसमें कुछ चेंजमेंट करना, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। अब जब पूरी ही नई नॉलेज बच्चे को देते हैं उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो सिचुएशन आती है, जब नॉलेज जो बच्चे का इन्फॉर्मेशन है वो बैलेंस है, तो इक्विलिब्रियम होता है। जैसे ही उसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन ऐड हुआ तो उसके लिए न्यू सिचुएशन आया, उसका जो इन्फॉर्मेशन थी वो डिसइक्विलिब्रियम था, उसका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद उन्होंने उसने उसको फिर से ठीक से समझा और वो एकोमोडेशन के स्टेज में आ गए। तो ये है एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, जिसके बारे में मोस्टली ज़्यादातर पूछा जाता है। इसे पूछा यह जाता है कि अगर न्यू इन्फॉर्मेशन, प्योर न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो रही है तो कौन सी स्टेज होगी, तो होगी एसिमिलेशन। और जो इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, तब कौन सी स्टेज होगी, तब होगा एकोमोडेशन। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है दो आंसर करने के लिए। एक तो इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी किसने दी है, दूसरा जो हमने इगोसेंट्रिज्म वर्ड पढ़ा था ये फोर्थ वाले स्टेज को छोड़ के, उसके अलावा सेकेंड और थर्ड स्टेज में किस स्टेज में हमने इगोसेंट्रिज्म वर्ड पढ़ा था, उसका आंसर करना है आपको। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।